बहुत आजिज़ी के साथ ये बात कहती हूँ, पाकिस्तान की जनरली और पंजाब की स्पेसिफिकली पहली खातून वज़ीर आला होने का जो एजाज़ अल्लाह ताला ने मुझे दिया है, अभी नामज़द वज़ीर आला है, लेकिन ये बहुत बड़ा एजाज़ है जिसको मैं पंजाब की, पाकिस्तान की हर माँ, हर बेटी, हर बहन, हर बच्ची और यहाँ पर मौजूद मेरी तमाम जो रिजर्व सीट्स की और इलेक्टेड सीट्स की MPs हैं, मैं सब के नाम ये एजाज़ करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़े जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाजरीन, आज पंजाब के लिए एक अहम दिन था जहां नून लीग की सूबाई पार्लिमानी पार्टी का पहला इजलास हुआ। मरियम नवाज़ वज़ीर आला मुंतखब होने जा रही हैं और वो पाकिस्तान की तारीख की पहली खातून वज़ीर आला होंगी। दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान शराकत इक़्तिदार के हवाले से मुआहिदा तय पा गया है, जिसके तहत शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म और आसिफ जरदारी सदर मुमलिकत होंगे। स्पीकर कौमी असम्बली नून लीग, जबकि चेयरमैन सेनेट पीपल्स पार्टी का होगा। पंजाब और KP में गवर्नर पीपल्स पार्टी का होगा, जबकि सिंध और बलोचिस्तान में गवर्नर की नामजदगी नून लीग करेगी। MQM ने वफाकी हुकूमत में तकरीबन 3 से 4 वजारतें मांगी हैं, लेकिन क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वफाक और पंजाब में काबीना का हिस्सा होगी या नहीं, इस हवाले से अब तक सूरत हाल वाज़े नहीं हो सकी। हुकूमत साजी के लिए होने वाले मुज़ाकरात में नवाज शरीफ की अदम शिरकत और इलेक्शंस के बाद पस मंज़र में हो जाने पर बहुत से हलकों में चहमगोइयाँ होना शुरू हो गई हैं। इन तमाम अमूर पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर और साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह। राना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले ये बताइए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है, क्या वो वफाक के अंदर कोई मिनिस्ट्रीज ले रही है? नहीं, देखें, मिनिस्ट्रीज लें या ना लें, जब वो एक एग्रीमेंट में हमारे साथ हैं और उस एग्रीमेंट की जो बेनिफिट्स हैं वो ले रहे हैं और उसमें अगर प्राइम मिनिस्टर में हमें वोट दे रहे हैं तो प्रेसिडेंट का वोट ले रहे हैं, तो वो गवर्नमेंट जो फैसले करेगी, अच्छा करेगी तो बिल्कुल क्रेडिट भी उनको मिलेगा और अगर अच्छा नहीं करेगी तो उसका डिस्क्रेडिट भी उनको जाएगा। अगर कोई ये समझे कि लोगों को इस बात की जो है वो समझ नहीं आएगी कि ये कोलिशन गवर्नमेंट है या नहीं है, तो एक सियासी कारकुन के तौर पे मेरी समझ ये है कि ये अपने दिल को बहलाने के लिए तो ये बात हो सकती है, लेकिन हकीकत में इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। वो कैबिनेट में बैठे या ना बैठे, कोलिशन गवर्नमेंट है और कोलिशन गवर्नमेंट जो फैसले करेगी उसके सारे कोलिशन पार्टनर जो हैं वो ज़िम्मेदार होंगे, अच्छे के भी और बुरे के भी। मगर फ़िलहाल तो वो हिचकिचा रहे हैं कि वो काबीना में कोई भी वजारत लें। अभी तक आप लोगों के जो दरमियान चीज़ें तय पाई हैं, उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ सामने आई है जहाँ पे वो आमादा हो जाएं कि वो मिनिस्ट्रीज़ ले लें काबीना के अंदर? नहीं, तो कोई मिनिस्ट्रीज देना को बहुत ज़रूरी भी नहीं है, अगर वो ले लें तो अच्छी बात है, अगर ना ले उन्होंने तो मांगी है आपसे उसमें या हिचकिचाहट का इजहार किया है? ज़रूरी नहीं है। नहीं, हिचकिचाहट का इजहार तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ऑन रिकॉर्ड है। अब जो बात वो कर रहे हैं तो उनकी कमेटी के मेंबरान उस बात से बाहर तो नहीं जा सकते, इसलिए इसमें कोई जो है वो दूसरी राय नहीं है कि वो मिनिस्ट्रीज़ को जो है वो नहीं लेना चाहते। लेकिन देखें, होता ये है या होगा ये, जो मेरा एक्सपीरियंस है कि एक कमेटी बन जाएगी, वो कमेटी जो है वो सारे फैसले पहले उस कमेटी में जाया करेंगे, उसके बाद उसकी अप्रूवल के बाद जो है वो कैबिनेट में जाया करेंगे, तो बात तो वही है। यानी आप दिस वे जाएं या दैट वे जाएं, पहुंचना तो वहीं पे है। तो इसलिए मेरे ख्याल में मैं इस नुक्ता नज़र को एक सियासी कारकुन के तौर पे तस्लीम नहीं करता कि जी वो कैबिनेट में नहीं होंगे तो वो जिम्मेदार नहीं होंगे सख्त फैसलों। नहीं, कतई कलामी माफ, आपने कहा कि कमेटी बन जाएगी, तो कमेटी से आपका क्या मुराद है? इस पे ज़रा आप वजाहत करें, क्या मतलब कमेटी बन जाएगी? यानी एक अपना जो है वो इनफॉर्मल अरेंजमेंट हो जाएगा। और वजारत की जगह आप कह रहे हैं कि एक इनफॉर्मल अरेंजमेंट एक सर्टन मिनिस्ट्री को लेके हो जाएगी जिसके नतीजे में फैसले किए जाएंगे? ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। हमारी जो 16 माह की गवर्नमेंट है तो उसमें जो कोलिशन पार्टनर्स होते थे या थे उसमें जी, इस वक्त तो 3 होंगे, उस वक्त तो 13 के करीब थे,
तो वो एक हमने अरेंजमेंट किया हुआ था, तो उसमें बाकायदा जो है वो जो मुश्किल फ़ैसले होते थे जी। या जो बुनियादी फ़ैसले होते वहाँ पे बैठ के डिस्कस होते थे, और प्राइम मिनिस्टर खुद किया करते थे। मियाँ शहबाज शरीफ साहब को कोलिशन गवर्नमेंट चलाने का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। उन्होंने 13 जमातों की कोलिशन चलाई है, ये तो 3 की है। जी, मगर इसके अंदर अगर मुस्लिम लीग नून चाहे तो वो कौन सी मिनिस्ट्री ऐसी है जो आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ऑफर करना चाहेंगे? जो पहले उनके पास थी वही ले लें, उनमें फॉरेन मिनिस्ट्री वो भी हो सकता है। देखिए, गोरदो बदल अगर करना चाहे तो इसमें कोई मजाका नहीं है, ये तो सारी चीज़ें बात हो सकती है, बैठ के बात हो सकती है। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि फिलहाल तो वो कतरा ही रहे हैं जो आपके मुज़ाकरात हुए हैं, मगर आप जो है ओपन हैं फॉर डिस्कशन कि जी किस किस्म की मिनिस्ट्री आप उनको वफाक में देना चाहेंगे। उन्होंने क्या आपसे इस ख्वाहिश का इजहार किया है कि पंजाब के अंदर उनको मिनिस्ट्रीज चाहिए? जी नहीं, ये तो अंडरस्टूड है ना, अगर मरकज में नहीं तो फिर पंजाब में कैसे? क्योंकि ये कुछ खबरें गर्म हैं राना साहब जो है वो कि वो पंजाब के अंदर मिनिस्ट्रीज का उन्होंने कहा है कि जी हमें पंजाब में मिनिस्ट्रीज चाहिए। पंजाब में उन्होंने गवर्नरशिप का जो है वो मुतालबा किया है। अगर मिनिस्ट्रीज का मुतालबा किया तो फिर ये कैसे मुमकिन होगा कि पंजाब में वो कैबिनेट में बैठे, ऊपर ना बैठे, फिर ऊपर भी बैठ जाएंगे। अच्छा, तो वो मशरूत है, अगर वो उनको पंजाब में मिनिस्ट्रीज चाहिए तो फिर उनको वफाक में भी मिनिस्ट्रीज लेनी होंगी? नहीं, कोई मशरूत नहीं है, लेकिन बात बनती इसी तरह से है कि अगर एक जगह वो कैबिनेट में बैठेंगे तो फिर दूसरी जगह भी बैठेंगे। आप चूँकि कोलिशन हुकूमत का भी हिस्सा रहे हैं, आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ भी डील करते रहे हैं, गवर्नरशिप पंजाब की आप क्या समझते हैं किसको जाएगी? क्या आप समझते हैं मखदूम अहमद महमूद साहब जो हैं एक मजबूत कंटेंडर हैं? देखिए, फैसला तो अगर वो पीपल्स पार्टी के हिस्से में आती है पंजाब की गवर्नरशिप, तो फैसला तो खैर उन्होंने करना है। उनके जो मेन उनके लीडर्स हैं उसमें सारे ही बड़े अच्छे हैं। कायरा साहब भी बहुत जहां दीदा बड़े समझदार इंसान हैं। नदीम अफजल चंद साहब भी बड़े मजे हुए और बड़े बड़े कारीगर किस्म के जो है वो सियासी कारकुन हैं। अहमद महमूद साहब पहले भी गवर्नर रहे हैं, उनका एक अपना मकाम है साउथ पंजाब के हवाले से। तो बहरहाल चॉइस तो उन्होंने खुद अपने हिसाब से करना है, उसमें कोई हमारी रिकमेंडेशन तो नहीं होगी। जी, मगर तो एमक्यूएम को जो आपने वजारतें देनी है, जी एमक्यूएम को जो आपने वजारतें देनी है, ज़ाहिर है उसके ऊपर तो आप ही ये फैसला करेंगे कि आपने उनको कौन सी वजारतें देनी है। तो अभी इसके ऊपर जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पोर्ट्स एंड शिपिंग एंड ओवरसीज़ पाकिस्तानी, ये खबर आ रही है कि एमक्यूएम के पलड़े में आ जाएंगी। देखिए, ये बामी मुशावरत से होता है ये सारा। ये पिछली मरतबा जो है वो महकमों की तकसीम और वजारतों की तकसीम जो है, ये उसमें हमें 10-12 रोज़ लगे थे और उसके ऊपर काफ़ी जो है वो हेक्टिक जो है वो मुज़ाकरात भी होते रहे। मगर इब्तिदाई मुशावरत तो हो गई, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं होते, बैठ के बात हो जाती है तो उसमें जो है वो आगे पीछे हो जाते हैं मामला, तो कोई ऐसी बात नहीं है। इसलिए चूंकि आपकी जो पहले मुशावरत है वो हो तो चुकी है एमक्यूएम से, तो जाहिर है उन्होंने कोई तो किसी वजारत का तो मांगा होगा आपसे, कोई तो इजहार किया होगा। नहीं, वो तो फिर जो बातचीत हो रही होती है तो उसमें जब तक कोई किसी नतीजे पे ना पहुँचे तो उस वक्त तक वो बात पब्लिक नहीं की जाती, वरना फिर वो कोई मुनासिब अमल नहीं होता कि हम कहें कि जी वो ये मांग रहे हैं, वो मांग रहे हैं। हाँ, जो बात उन्होंने पब्लिकली की है वो हम कर सकते हैं। उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात की है वो उसके ऊपर वो बड़े वोकल हैं, वो पब्लिक हैं और वो ये चाहते हैं कि जो यानी फाइनेंस अवार्ड जो मिलता है जी मरकज़ से सूबों को, वो ये चाहते हैं कि सूबे से आगे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी जाए वो। ठीक है, ये बात तो वो बार बार दोहरा चुके हैं। मगर राना साहब, आप एक ज़ीरक सियासतदान हैं, कोलिशन गवर्नमेंट जो है इस जिस तरह की बन रही है, हमने पहले भी देखा था कि 2008 में भी एक इस तरह की कोलिशन गवर्नमेंट बनी थी, मगर 5 महीने के बाद आप लोग हुकूमत से बाहर निकल आए थे। अब फिर से इस तरह की कोलिशन गवर्नमेंट बनने जा रही है। इसके ऊपर बहुत से तज्ज़िया निगार कहते हैं कि ये बड़ी वीक कोलिशन गवर्नमेंट होगी। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा और वफाक का जो एक रिश्ता होगा वो भी बड़ा एक अजीब सा रिश्ता होगा, एक हॉस्टाइल रिश्ता होगा।
तो इस कोalition गवर्नमेंट को आप मजबूत कैसे रखेंगे और यकजा कैसे रखेंगे? नहीं, इसको मजबूत रखना को हमारी मजबूरी नहीं है। इसको मजबूत रखना, सियासी इस्तेहकाम पैदा करना, मुश्किल फ़ैसले जो मुल्क की ज़रूरत है वो करना, ये को हमारा कोई ज़ाती एजेंडा तो नहीं है। ये पाकिस्तान का एजेंडा है, ये इस मुल्क और कौम का एजेंडा है। ये सबको इसके ऊपर जो है वो ख्याल करना चाहिए। अगर हम ये कर रहे हैं और हम करना चाहते हैं इस मुल्क की बेहतरी के लिए, तो कोई अगर दूसरा नहीं करना चाहता या नहीं करेगा या बीच में जो है वो अपना फितना और अफरा तफरी का एजेंडा लाएगा, तो ठीक है, लोग देख रहे हैं। तो आप प्रिपेयर्ड हैं कि हमने देखा है और आप बेहतर जानते हैं कि अमूमन ऐसा होता है कि या वज़ीर आज़म अपनी टेन्योर कंप्लीट नहीं कर पाते या हुकूमतें जो हैं वो अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर पाती। तो आप ये कहती हैं कि ये जो एक है हमारे सर के ऊपर नहीं है कि हम अपनी मुद्दत पूरी करें, ये तमाम साथियों को साथ चलना होगा। नहीं, देखें, असम्बली का मुद्दत पूरी करना, मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक चलना, जो रिक्वायर्ड फ़ैसले हैं, मुश्किल फ़ैसले हैं, उनका करना, मुल्क को की मौशी सूरत हाल को बेहतर करना, ये कोई किसी एक पार्टी की मजबूरी है, ये सबकी है। सबको इसका ख्याल करना चाहिए, सबको इसमें अपना किरदार अदा करना चाहिए। हम अपना किरदार अदा करने को तैयार हैं। अगर हम कोलिशन गवर्नमेंट नहीं बनाते तो आप मुझे बताएं कि फिर कौन बनाएगा? कोई और अगर बनाना चाहता है, हम पीछे हट जाते हैं। नहीं, मगर मुशाहिद हुसैन सैयद साहब जो आपके पुराने दोस्त हैं, या प्राइम मिनिस्टर के उम्मीदवार मियां शहबाज शरीफ साहब ने तो 10 मरतबा कहा है कि किसी और के पास नंबर है, कोई और बनाना चाहता है तो बना ले। लेकिन वो तो कहते हैं कि हमने किसी से बात ही नहीं करनी, हमने किसी के साथ बैठना ही नहीं। मैं इसी के ऊपर आ रही थी। उनका तो अपना मुशाहिद हुसैन साहब ये कहते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब को दिल बड़ा कर लेना चाहिए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी बातचीत कर लेनी चाहिए। ये कोशिश हमने कई मरतबा की हैं। उनका एजेंडा सिर्फ फितना है, अफरा तफरी है, इस मुल्क को तबाह करना है, और वो अपने एजेंडे के ऊपर काम कर रहे हैं। इसमें कहाँ तक कामयाब होते हैं या कामयाब नहीं होते ये अल्लाह को मालूम है, लेकिन उनकी किताब में ये वर्क ही नहीं है, ये औराक ही नहीं है कि किसी के साथ मिल के बैठें, किसी के साथ मामला फहमी करें। मगर आप अपनी तरफ से दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ाएंगे, फोरगो करें, ये काम उन्होंने नहीं करना। हमने उनकी तरफ दोस्ती का हाथ एक मरतबा नहीं 10 मरतबा बढ़ाया है। उनका आगे से जो जवाब आया है तो उसके बाद आप मुझे बताएं कि दोस्ती का हाथ क्या बढ़ाया। नहीं, हाल ही में राना सनाउल्लाह साहब जब से उनको तो वो तो गालियां देते हैं आगे से, वो तो गालियां देने के अलावा तो राना साहब का कलामी माफ नहीं है। बैरिस्टर गौहर साहब जो हैं वो समझे जाते हैं कि जी सॉफ्ट स्पोकन है। इमरान खान साहब इस वक्त जेल के अंदर हैं, मुश्किल वक्त में उनकी पार्टी है। तो हाल ही में आपने कोई ऐसा हाथ बढ़ाया है जिसकी वजह से आपको मायूसी का सामना करना पड़ा हो? देखिए, मैं ज़ाती तौर पे तो मैं इस चीज़ से आगाह नहीं हूँ, लेकिन मैं ये आपको बता दूँ कि इमरान खान का जो एजेंडा है ना, वो है कि इस पाकिस्तान की जो अमारत है इसकी ईंट से ईंट लड़ानी है। उसने जो है वो इससे पहले उसने चैन नहीं लेना, वो इस एजेंडे पे गामजन है। और मेरे ख्याल में अब उसका एजेंडे की कंप्लीशन भी जो है वो करीब तो नहीं है, लेकिन सामने नज़र आ रही है कि ये तबाही जो है ये इस मुल्क को खुदा न खासा आन ना ले। तो उसका तो ये एजेंडा है, उसने इसी के ऊपर अमल करना है। कोई गौहर, कोई जो है वो उसका रास्ता नहीं रोक सकते, और ना इनकी इतनी हिम्मत है। मगर राना साहब, चूंकि आप कानूनी मामलात को भी अच्छी तरीके से जानते हैं, तो अब थोड़ी नरमी जो है वो अदालतों ने दिखाई है, बेल हो रही है यहाँ पे जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लीडर हैं। मगर बहुत सारी ऐसी ख़वातीन हैं जो अभी तक सलाखों के पीछे हैं और उनको बेल नहीं मिलती। जब बेल मिलती है तो किसी और इल्ज़ाम के अंदर उनको गिरफ़्तार कर लिया जाता है। जब 2008 में आप लोगों की एक मुश्तरका हुकूमत बनी थी तो तब यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा था कि हम तमाम सियासी कैदियों को रिहा करते हैं। इस बार जो है क्या जो नए वज़ीर आज़म हैं वो ये इस तरह का कोई ऐलान करेंगे कि कम से कम जो ख़वातीन प्रिजनर्स हैं उनको रिहा किया जाए?
ये सियासी कैदी हैं ये। जी, सियासी कैदी इनको माना जाता है। सियासी कैदी की तारीफ पे पूरा उतरते हैं तो इनको सुबह छोड़ देना चाहिए। मगर इस वक्त आपके सामने सारे केसेस हैं, तो आप क्या समझते हैं कि इस तरह का कोई पेशरफ्त है आपके PMLN के दिमाग में कि जी हम अगर आएंगे तो कम से कम हम खवातीन सियासी कैदियों को रिहा कर देंगे? नहीं, सियासी कैदी है ही नहीं ये, तो फिर सियासी कैदियों को कैसे रिहा कर देंगे? जो आदमी, वो खातून हो या मर्द हो, जो रियासत के खिलाफ हथियार उठाए, उसको आप सियासी कैदी कैसे कह सकते हैं? और उसको सियासी कैदी की ब्रैकेट में ला के छोड़ कैसे सकते हैं? फिर अदालतें अगर बेगुनाह समझें किसी को तो छोड़ दें। ये सियासी कैदी है ही नहीं। अच्छा, ये 9 मई के वाक़यात जो है ये सियासी यानी सियासी कारकुन और सियासी जमात के एहतजाज के जिस हक़ को आइन और कानून जो है वो तहफ़्फ़ुज़ देता है, उस हक़ में और जो इन्होंने किया उसमें जो फ़र्क है उसको मलूज़े ख़ातर रखा जाना चाहिए। ठीक, ये इनका सियासी एहतजाज नहीं था जो इन्होंने 9 मई को किया। इन्होंने रियासत पे हमला किया, इन्होंने शुहदा की निशानियों के ऊपर जूते बरसाए, इन्होंने जो है वो दिफाई अदारे के घरों में दाखिल हो के घरों को आग लगाई। ये घरों को आग लगाना जो है ये सियासी कारकुनों का काम है, सियासी जमातों का काम है। ठीक, राना साहब ये आपने वाजे कर दिया है, मगर इधर हमें लोगों के आप देखें, ये तालीम जो है ना इसने सबको दी हुई है। ये सिर्फ लाहौर में नहीं, ये फैसलाबाद में मेरे घर को आग लगाने की इन्होंने बड़ी कोशिश की, किसी हद तक जो है वो बाहर की हद तक कामयाब हुए। यानी ये बंदा जो है, ये बंदा इस मुल्क को तबाह करना चाहता है, ये फितना है। चले, मगर राना साहब जो इस वक्त जो रिगिंग के एलिगेशंस हैं उसके ऊपर भी आपसे बात करनी है। एक छोटा सा वक्फा शामिल करते हैं और फिर पंजाब की सियासत के ऊपर भी आपसे बात करनी है, वो भी बड़ी अहम है सियासी मंजरनामे के ऊपर। वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद फिर से हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ है मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर और साबिक वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब। राना साहब, पंजाब की जो सियासत है उसको आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। अब जो पंजाब का पहला इजलास होगा वो कब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बुलाएगी? नहीं, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने तो नहीं बुलाना, वो तो इलेक्शन कमीशन जिस दिन नोटिफिकेशन करने के बाद गवर्नर को भेजेगा जी। तो गवर्नर जो है वो आइनी तौर पे पाबंद है कि वो स्पीकर को कहे, और वो स्पीकर जो है वो न्यूली इलेक्टेड असम्बली का जो है वो इजलास बुलाएगा। पहले इजलास में हल्फ होगा, दूसरे इजलास में जो है वो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब होगा। इम्कानात क्या है राना साहब? लीडर ऑफ द हाउस का इंतखाब होगा। इम्कानात क्या है? इम्कानात मेरा ख्याल है कि ये शायद 29 फरवरी की डेट बनती है कि जब तक ये अजलास तमाम असम्बलियों के बुलाए जाने चाहिए। अच्छा, और अगले 2-3 रोज़ में ये सिलसिला शुरू हो जाएगा जी। चूँकि गवर्नर जो है वो भी कोalition से ही होंगे, मुझे ये बताइए कि आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है? जो रिज़र्व नशिस्तें हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास आनी है, अब उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अंदर जो है वो शामिल हो गए हैं। वो ये कहते हैं कि जी हमें जो रिज़र्व नशिस्तें हैं वो मिलेंगी। आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल होने के बाद जो है वो रिज़र्व नशिस्तें मिल जाएंगी? देखें, हमने लिस्टें जो है वो दाखिल की थी, और वो जिस दिन लिस्टें दाखिल करने का टाइम था तो हम ये समझे कि ये शायद टाइम जो है ये रात 12 बजे तक जो है वो एक्सटेंड हो जाएगा जी, या होता है जी। लेकिन 4 बजे तक जो हमने लिस्ट गालबन दी थी, तो हमने चाहा कि हम इसमें कोई तब्दीली कर दें, तो हमने उनको कहा कि जी ये लिस्ट जो है ना ये हम रीसबमिट करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि जी जब तक टाइम था उस वक्त तक आप लिस्ट सबमिट कर सकते थे, उसके बाद आप कोई लिस्ट जो है वो आप ना रीसबमिट कर सकते हैं ना सबमिट कर सकते हैं जी। तो उस लिहाज से मेरी अंडरस्टैंडिंग तो ये है कि अब कोई जमात, अगर तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने इससे पहले कोई खवातीन की लिस्ट दी हुई है जी, तो उस लिस्ट में कोई उनकी सीटें शॉर्ट हो जाएं, ज़्यादा हो जाएं, तो वो जो है वो ऐड इन कर सकते हैं।
लेकिन अगर उन्होंने लिस्ट दाखिल ही नहीं की तो नए सिरे से वो लिस्ट जो है ना वो इस वक्त दाखिल नहीं कर सकते जब वो टाइम गुजर चुका है। ठीक, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि जो स्पीकर रह चुके हैं सिप्तैन साहब और पीटीआई के, वो ये कहते हैं कि जब तक हमें अपनी लिस्टें जो हैं और रिज़र्व सीट्स एलोकेट नहीं हो जाती सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को, तब तक जो है आपको प्रोविंशियल असेंबली का सेशन नहीं बुलाना चाहिए, नहीं तो एक आइनी बहरान जो है वो पैदा हो जाएगा। नहीं, वो रिज़र्व से लिस्टें जो हैं वो कोई अपना सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की वजह से तो नहीं रोकी जा सकती, वो बाकी जमातें जो है उनको अलॉट हो जाएंगी, नोटिफाई हो जाएंगी, दैट्स ऑल। ठीक है। दूसरी तरफ राना साहब, सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं एहतजाज कर रही, आपके जो पुराने साथी हैं ANP, फिर महमूद खान अचकजई साहब, अख्तर मेंगल साहब, मालिक बलोच साहब, ये सब जो हैं एहतजाज कर रहे हैं और सेनेट के अंदर भी आवाज़ें उठी हैं इस इलेक्शन के हवाले से। वो हम आपको सुना देते हैं, फिर उससे आपका जो है रिएक्शन लेते हैं। सर निगरानों की निगरानी में जितने भी इंतखाबात हुए वो मुतनाज़ा रहे, लेकिन अब की बार जो इंतखाबात हुए वो मुतनाज़ा तरीन थे। हमारे बलूचिस्तान में चुन चुन कर हकीकी अवामी नुमाइंदों को हरवाया गया। दो बड़ी जमायतों की आशीर्वाद से, इनके तावन और मदद से मुंशियात फरोशों, ड्रग लॉर्ड्स, लैंड ग्रेबर्स को असेंबलियों तक पहुंचाया गया। इससे बड़ा जुल्म और क्या हो सकता है कि इस किस्म के बदनाम ज़माना लोगों को आपने बलूचिस्तान पर मुसल्लत किया। क्या अदलिया को यह हक हासिल था कि वो PTI का निशान छीने? जब तक बंदूक और हथौड़े वाले सूंडे मारना बंद नहीं करेंगे उस वक्त तक जनाब चेयरमैन मुल्क बहरानों का शिकार होता रहेगा। असल बात आज भी कोई नहीं कर रहा, ये नहीं कह रहा कोई कि ये कर कौन रहा है, ये हुआ कैसे, आज हमारा निजाम किसके हाथों में? आज एक प्रिजाइडिंग अफसर या कोई कमिश्नर वो हमारे साथ इस तरह कर रहे हैं। आज हम सेनेट में बैठ के हम इस पे बात करें कि हमने अपना तमाम निजाम, तमाम जमहूरी इदारे जो हमारे हैं, जो जमहूरी हमारा सेनेट है, कौमी असेंबली है, सूबाई असेंबली है, वो हमने किसी और के हाथों में दे दिए। ये किसी और के रहमो करम पे चल रहे हैं और उसके खिलाफ जब तक हम सियासी पार्टियां आपस में वन एजेंडा इस पे बात नहीं करेंगे, इसको आप कैसे आजाद करोगे? राना साहब, उमर फारूक साहब ANP से बात कर रहे थे, उससे पहले ताहिर बजिंजो साहब नेशनल पार्टी से बात कर रहे थे। दोनों ये कह रहे थे कि हमने अपनी सियासत किसी और के हाथ में दे दी है। आप क्या समझते हैं कि वाकई में हम इस नहज के ऊपर आ गए हैं? नहीं, ये जी नहीं, ये तकारीर जो आपने मुझे सुनवाई हैं जी, ये 2018 की हैं या ये 2024 की हैं? ये कल की हैं, 2024 की हैं। अच्छा, कल की। ये 2018 में भी ऐसी हुई थी तकारीर, उस वक्त अच्छा। भी यही कुछ कहा जा रहा था। ये कोई नई बात तो नहीं है। अगर ये नई बात नहीं है तो फिर राना साहब हम लोगों ने प्रोग्रेस कैसे की है? प्रोग्रेस जो है वो ऐसे ही की है कि 2018 में हमने जो है वो ये ऐसी तकारीरें हमने भी की थी, औरों ने भी की थी, इन साहबान ने भी की थी, बलूचिस्तान के जो लोग हैं। तो उसके बाद उस वक्त के जो वज़ीर आज़म थे उन्होंने सब के ख़िलाफ़ झूठे मुकदमे बनाने शुरू कर दिए, लोगों को नैब के शिकंजे में जकड़ना शुरू कर दिया। अगर कोई नैब के शिकंजे में फिट नहीं हुआ तो उसके ऊपर जो है वो ख़ुद से जो है वो हीरोइन ख़रीद करके वो उसके ऊपर डाल दी। तो ये सारा कुछ होता रहा हमारे साथ। नहीं, तो मेरा ख्याल है कि इतनी प्रोग्रेस हमने कर ली है कि अब के जो वज़ीर आज़म है मियाँ शहबाज शरीफ साहब, मैं आपको गारंटी से कहता हूँ कि वो इंशाअल्लाह ताला ऐसा काम नहीं करेंगे। अगर करेंगे तो मैं उनको रोकूंगा इंशाअल्लाह। अच्छा, आप उनको रोकेंगे अगर वो लोगों के ऊपर गलत नैब के मुकदमे बनाएंगे? जी जी बिल्कुल रोकेंगे, लोगों को तकारीर करने दें। इतनी तो हमें जो है वो हिम्मत होनी चाहिए, वसत जो है वो आ जानी चाहिए। 2018 के बाद 24 तक इतनी तो हमें प्रोग्रेस करनी चाहिए। अच्छा राना साहब, एक चीज़ मुझे बताइए कि आपने एक नारा लगाया था पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने कि पाकिस्तान को नवाज दो, मगर अब हमने देखा है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं वो बिल्कुल खामोश हैं। क्या यही चीज़ें वो सोच रहे हैं जो ताहिर बजिंजो साहब कह रहे हैं या ANP कह रही है?
चूँकि मियाँ नवाज शरीफ साहब ने हमेशा से वोट को इज़्ज़त दो की बात की और उन्होंने सिविल मिलिट्री रिलेशंस के तवाज़ुन की बात की, तो मियाँ नवाज शरीफ साहब आजकल इतने खामोश क्यों हैं? नहीं, वो खामोश नहीं है, वो मियाँ नवाज शरीफ साहब का एक अपना यानी सोच थी। देखिए, हर आदमी जो काम करता है या करना चाहता है उसकी एक अपना एक फ्रेम ऑफ माइंड भी उसका होता है। मियाँ नवाज शरीफ साहब समझते थे कि वो करना चाहते हैं वो ऐसी सूरत में कर सकते हैं कि सिंपल मेजॉरिटी की बुनियाद पे जो है वो गवर्नमेंट बने और सबको साथ लेके चले। मगर मायूस हैं आज मियाँ नवाज शरीफ जिस तरीके से द थिंग्स हैव प्लेड आउट, खास तौर पे उनकी अपनी सीट मंसेरा से हार गए, जो लाहौर में है वो चैलेंज हो गई। मैं ये आपसे सवाल इसलिए कर रही हूँ कि मियाँ नवाज शरीफ जो हैं वो माने जाते हैं कि जी नेशनल लीडर हैं और आप लोगों ने भी इलेक्शन इसी नारे पे लड़ा कि पाकिस्तान को नवाज दो, तो आपके जो फॉलोअर हैं वो मियाँ नवाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म देखना चाहते थे, तो उसके अंदर आप नहीं समझते कि आप अपने इलेक्टेड को डिसअपॉइंट कर रहे हैं? नहीं, कोई डिसअपॉइंट नहीं कर रहा है। इलेक्टेड को ये मालूम नहीं है कि हमारे पास सिंपल मेजॉरिटी जो है वो नहीं मिली, हमें कोलिशन गवर्नमेंट में जाना पड़ रहा है। अब कोलिशन गवर्नमेंट के तकाज़े कुछ और हैं, एक मेजॉरिटी गवर्नमेंट के तकाज़े कुछ और हैं, और मियाँ नवाज शरीफ साहब ने और बाकी पार्टी के कायदीन ने पूरे गौर खौज के बाद ये मुनासिब समझा कि इस सूरत हाल में मियाँ शहबाज शरीफ साहब का क्योंकि एक्सपीरियंस भी है, उन्होंने 13 जमातों की कोलिशन चलाई हुई, अब तो सिर्फ 3 की है, तो इसलिए उनको जो है वो मौका दिया जाए कि वो बेहतर अंदाज से जो है वो मगर किस हद तक मियाँ नवाज शरीफ साहब इन्वॉल्व रहेंगे इस गवर्नमेंट के अंदर, और किस हद तक कमान और सिमत जो है इस हुकूमत की वो तयन करेंगे, ये हम आपसे पूछेंगे। छोटा सा वक्फा शामिल करते हैं, फिर से हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, हमारे साथ है मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर और साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब। राना साहब, मियाँ नवाज शरीफ साहब अब वज़ीर आज़म तो नहीं होंगे, मगर किस हद तक वो इस हुकूमत की सिमत को तयन करेंगे? PMLN के वो कायद हैं। PMLN की गवर्नमेंट पंजाब में हो, वो मरकज़ में हो, या उसका कोलिशन पार्टनर वो बलूचिस्तान की हो, PMLN गवर्नमेंट का कोई भी अमल जो है वो उनकी प्री अप्रूवल के बगैर नहीं होगा। अब भी जो हो रहा है वो उनसे अप्रूवल ली जाती है, और अगर उनकी कोई ऑब्जर्वेशन हो तो उसको जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो ये जो वो कहेंगे उसी के मुताबिक होगा। मगर राना साहब, आपकी अपनी अगर सीट की मैं बात करूं और फैसलाबाद की बात करूं, तो आपने कुछ तो अजाला किया होगा, इंट्रोस्पेक्शन की होगी कि क्या हुआ फैसलाबाद के अंदर। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो बड़े बड़े बुर्ज हैं वो गिर गए, आपकी सीट आपको ना मिल सकी, आबिद शेर अली की, फिर आपके अपने दामाद की सीट जो है वो आपके हाथ से निकल गई। क्या आप लोग बाई इलेक्शंस में फिर से आएंगे? क्या हुआ फैसलाबाद के अंदर वैसे? नहीं, देखें, फैसलाबाद जो है वो बुनियादी तौर पे मज़दूर और जो है वो छोटे दुकानदार का शहर है, और ख़ास तौर पे जो मेरा हल्का है उसमें तो 2-3 बड़े क्लस्टर हैं जिसमें लेबर जो है वो बहुत ज़्यादा है, और रिज़ल्ट भी इसी तरह से आया है। बाकी सब पूरा हल्का जो है उसका रिज़ल्ट और है, वो जो लेबर एरियाज़ है उनका रिज़ल्ट और है। तो बाई इलेक्शन में आप फिर से आएंगे लोगों ने अगर मौका मिले तो? जी, मैं असूली तौर पे चाहता हूँ कि नहीं आना चाहिए। अच्छा, बाई इलेक्शन में जिस जगह पे हल्का है वहाँ पे तो आखिर लोग हैं ना, उन्होंने भी इलेक्शन लड़ा है, जीता है, वहाँ पे उन्होंने अपना जो है वो पार्टी के लिए काम किया है, तो ये उनका हक है। ठीक, फेयर मैं अगर 8 दफ़ा इलेक्शन लड़के 7 दफ़ा जीता हूँ तो 1 दफ़ा अगर नहीं जीता तो फिर क्या है इसमें कि आदमी जो है वो इतना जो है वो हो जाए कि जी अब जो है वो इसके बगैर गुजारा नहीं है। चलें, बड़ा खूब। तो हमारा जो इलेक्शन हुआ है फैसलाबाद में, वी आर सेटिस्फाइड, बिल्कुल ठीक हुआ है, कोई उसमें ज्यादती, कोई उसमें धांधली नहीं हुई। हमने आप उसको एक्सेप्ट किया। राना साहब, फाइनेंस मिनिस्टर, क्या इसाक डार साहब फाइनेंस मिनिस्टर बनने जा रहे हैं? और इंटीरियर मिनिस्टर, आपने इंटीरियर का कमान संभाला हुआ था, क्या एहसन इकबाल या ख्वाजा आसिफ साहब को ये जाएगा? देखें, ये तो डिस्क्रिशन है प्राइम मिनिस्टर की, वो जिसको चाहें
वो पोर्टफोलियो दे सकते हैं। अंदाज़ा? हाँ, नहीं, कोई अंदाज़ा नहीं है, वो जैसे मुनासिब समझेंगे वो देंगे। ठीक। और चूँकि आप इंटीरियर मिनिस्टर रह चुके हैं, ये सारा मामला ख़राब ही जो इलेक्शंस के हवाले से रिगिंग का हुआ वो इंटरनेट डाउन होने से हुआ। तो राणा साहब मुझे ये बताइए कि इंटरनेट डाउन किसने किया? और आप देखिए कि 5 दिन हो गए हैं, ट्विटर यानी एक्स जिसके ऊपर आप भी इस वक्त ट्विटर के ऊपर हैं, 5वें दिन जो है वो बिल्कुल उसकी बंदिश कायम है। इसके ऊपर बड़े सियासतदान खामोश हैं, मगर ये एक इंटरनेशनल स्टोरी बन चुकी है। हम इंटीरियर मिनिस्टर को फ़ोन करते हैं तो वो कहते हैं कि जी पीटीए को फ़ोन करें। जब हम पीटीए को फ़ोन करते हैं तो वो कहते हैं कि जी हमारी जुरिस्डिक्शन नहीं है। तो फिर किसकी जुरिस्डिक्शन है एक्स के ऊपर? और इंटरनेट बंद करना किसकी स्वाबदीद थी, किसकी जिम्मेदारी थी? देखिए, ये जो है ये इख्तियार तो इंटीरियर मिनिस्ट्री का ही है, लेकिन मैंने इस बारे में कोई इंक्वायर नहीं किया कि ये बंद है या नहीं है, या अगर किसी ने किया है तो क्यों किया है, कब किया है। ये जो इस वक्त इंचार्ज इंटीरियर मिनिस्ट्री हैं वो इस बारे में बता सकते हैं। और इंटरनेट बंद करने का फैसला भी क्या इंटीरियर मिनिस्ट्री का ही होता है और इख्तियार इंटीरियर मिनिस्ट्री का होता है? इंटीरियर मिनिस्टर का ही होता है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर को एतमाद में लेके ही ऐसे फैसले किए जाते हैं। और हाल ही में एक आखिरी सवाल आपसे, जो आईबी को कुछ इख्तियार दे दिए गए हैं, एक फाइनेंशियल ऑटोनॉमी भी देगी गई है, आप इस मामले को कैसे देखते हैं? ये एक आप इसका खैर मकदम करेंगे इस अमल का जो केयरटेकर हुकूमत ने किया है? देखिए, पुलिस ऑर्डर जो 2002 है उसमें ये इख्तियारात जो है ये दिए गए हैं, और उसमें कुछ इख्तियारात तो ऐसे थे कि जो थोड़ा सा उलझाव का माहौल पैदा करते थे। तो उसमें इन इख्तियारात को जो है वो सारे सूबों ने अपनाया है। तो इसमें मेरी नज़र में तो इसमें कोई मज़ाक़ा नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब राना सनाउल्लाह साहब अपना कीमती वक्त हमें देने का। और राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ बात कर रहे थे, मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से बात कर रहे थे, और ये कह रहे थे कि मियां नवाज शरीफ साहब ही जो ये हुकूमत है उसकी सिमत जो है वो डिटर्मिन करेंगे। वही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं और उनकी मुशावरत के बगैर कोई कदम नहीं उठाया जाएगा। आज के लिए इतना ही। मुनीज़ जहांगीर को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।